हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन प्रतियोगियों को समर्पित है जो राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में पहला प्रदेश आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इस सेशन पर बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, अब अपने सेशन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो पहला ऑप्शन आता है 3, दूसरा ऑप्शन आता है 2, तीसरा ऑप्शन आता है 4 और चौथा ऑप्शन आता है 5। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा 4। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 4 प्रदेश हैं? पहला आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आता है यहाँ पर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का कारण क्या है? यानी कि जो उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश है उसमें वर्षा न होने का कारण क्या है? तो इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन आएगा रेत के टीलों की अधिकता, दूसरा ऑप्शन आता है अत्यधिक गर्मी, तीसरा ऑप्शन आता है धूल भरी आंधियां और चौथा आता है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आता है, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक प्रदेश का उपक्षेत्र है? लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक प्रदेश का उपक्षेत्र है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश के भाग है। लूनी बेसिन, जिसको गोडवार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, नागौरी उच्च क्षेत्र जो नागौर के अंतर्गत है, और जो घग्गर का जो मैदान है वह घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में। तो यहाँ पर पहले सरस्वती नदी बहती थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी व लंबवत पड़ती हैं? यानी जो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें 21 जून को सूर्य की किरणें है ना जो सीधी व लंबवत पड़ती हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन आता है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन आता है भरतपुर, चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला है जिसमें 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी व लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वह कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, जो शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को वह क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। इस क्वेश्चन पर ध्यान रखना। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन आएगा आम्र वर्षा, दूसरा ऑप्शन आता है काल बैसाखी और तीसरा ऑप्शन आता है पावस और चौथा ऑप्शन आता है यहाँ पर मावट। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा मावट। काल बैसाखी है जो पश्चिम बंगाल में होती है और आम्र वर्षा है जो केरल के अंतर्गत जो आम की खेती के लिए होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में राज्य में रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? पहला ऑप्शन आता है 75 सेमी वर्षा रेखा, दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर 80 सेमी वर्षा रेखा, तीसरा ऑप्शन आता है 25 सेमी वर्षा रेखा और चौथा ऑप्शन आता है 50 सेमी वर्षा रेखा। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा है जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है ना उसको 2 भागों में बांटती है, जिसका एक भाग आता है रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा भाग आता है अर्ध शुष्क मैदान दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन आता है भरतपुर अलवर, दूसरा ऑप्शन आता है कोटा बूंदी, तीसरा ऑप्शन आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन आता है नागौर और अजमेर। तो दोस्तों, राजस्थान की जो कुब्बड़ पट्टी है वह नागौर और अजमेर में है। दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? नागौर और अजमेर। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर में है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः किससे होती है?
राजस्थान में जो वर्षा होती है वह सर्दियों की वर्षा मुख्यतः किससे होती है? पहला ऑप्शन आता है उत्तर पूर्वी हवाओं से, दूसरा ऑप्शन आता है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, तीसरा ऑप्शन आता है सवैनिया धाराओं से और चौथा ऑप्शन आता है उत्तर पश्चिमी हवाओं से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर पश्चिमी हवाओं से। जो राजस्थान में जो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावट के नाम से जाना जाता है। वह भूमध्य सागर में उठे ज्वार के कारण होती है और ये पश्चिमी विक्षोभ का कारण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है? पहला ऑप्शन आता है जयपुर, दूसरा ऑप्शन आता है पहला ऑप्शन आता है जयपुर, दूसरा ऑप्शन आता है दौसा और तीसरा ऑप्शन आता है धौलपुर और चौथा ऑप्शन आता है अलवर। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का जो हिस्सा है वह अपना अलवर जिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है पुरवैया। पुरवैया क्या है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों यह क्वेश्चन। तो पुरवैया क्या है? इसका पहला ऑप्शन आता है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, दूसरा ऑप्शन आता है अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं, तीसरा ऑप्शन आता है ग्रीष्मकाल से चलने वाली प्रचंड हवाएं और चौथा ऑप्शन आता है शीत ऋतु में होने वाली मानसूनी हवाएं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रम से कौन सा? ये तो सब लोगों का आता है दोस्तों, फिर भी मैंने इस सेशन में इस क्वेश्चन को ले लिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा व सबसे बड़ा क्रम से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आता है जैसलमेर दौसा, दूसरा ऑप्शन आता है जैसलमेर करौली और तीसरा ऑप्शन आता है जोधपुर दौसा और चौथा ऑप्शन आता है जैसलमेर और धौलपुर। दोस्तों इसका आंसर आएगा जैसलमेर। दोस्तों इसका आंसर आएगा जैसलमेर व धौलपुर। अगला क्वेश्चन आता है राज्य के उत्तरी व पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? यानी जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है उसका सामान्य ढाल किस दिशा की ओर है? तो पहला ऑप्शन आता है यहाँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व व उत्तर से दक्षिण की ओर, तीसरा ऑप्शन आता है पूर्व से पश्चिम व दक्षिण से उत्तर की ओर, चौथा ऑप्शन आता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 आता है राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का ढाल किस दिशा की ओर है? यानी कि राज्य के जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है ना उसका ढाल किस दिशा की ओर है? तो पहला ऑप्शन आता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पश्चिम पूर्व से उत्तर दक्षिण की ओर, पूर्व पश्चिम से दक्षिण उत्तर की ओर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है थार मरुस्थल में बालू स्तूप के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थार मरुस्थल में बालू स्तूप, जो बालू का स्तूप है, उनके बीच में कहीं कहीं जो निम्न भूमि यानी नीची भूमि रह जाती है और वहाँ वर्षा में जल भर जाता है, तो जो वहाँ पर अस्थायी झीलें बन जाती हैं, उन झीलों को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आता है नाड़ा, दूसरा ऑप्शन आता है रन, तीसरा आता है जोहड़ और चौथा ऑप्शन आता है लघु झील। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा रन। जो अस्थायी झीलें बन जाती हैं उनको रन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन आता है मैदानी क्षेत्र में, बी ऑप्शन आता है पहाड़ी क्षेत्रों में और सी ऑप्शन आता है मैदानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में और चौथा ऑप्शन आता है हिमानी क्षेत्र में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है? तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितने प्रतिशत भाग पर है? तो मुक्त प्रदेश पूछ रहा है यहाँ पर, तो कितना है? 41.5%। कितना है? 41.5%। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पूछे, मतलब जिसमें बालू अधिक पाई जाए, तो 58.5% भाग पर है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। एक तरफ भौतिक विभाग है और उस भौतिक विभागों में पाई जाने वाली जलवायु। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने सीधा ही लिख दिया यहाँ पर। तो पहला अपना भौतिक प्रदेश आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है वहाँ पर शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है दोस्तों। दूसरा प्रदेश आता है यहाँ पर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, जिसमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तीसरा भौतिक प्रदेश आता है यहाँ पर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और चौथा भौतिक प्रदेश आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक भाग के लघु प्रदेश है? दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह पूर्वी मैदानी भाग का क्वेश्चन आ गया इसमें, तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है जो बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक भाग के लघु प्रदेश है? तो पहला ऑप्शन आता है पूर्वी मैदानी भाग के, दूसरा ऑप्शन आता है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन आता है दक्षिणी पूर्वी पठार, और चौथा ऑप्शन आता है बांगड़ भूभाग। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पूर्वी मैदानी भाग। जो बनास बेसिन और छप्पन बेसिन है ना, वह पूर्वी मैदानी भाग के लघु प्रदेश हैं। जो बनास बेसिन है जिसको बनास का प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है, और छप्पन बेसिन है वह माही नदी का अफवाह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। जो बनास बेसिन है वह बनास का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, और छप्पन बेसिन है जिसको माही नदी का अफवाह क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है बरखान क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बरखान क्या किसे कहते हैं? तो बरखान क्या है? तो पहला ऑप्शन आता है चंबल बेसिन के गहरे गड्ढे जिसमें बीहड़ भूमि पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर के उत्तर में निम्न कारगों में गिरी पलाया जो झीलें। अगला ऑप्शन आता है मिट्टी के भारी कटाव के कारण नदी के प्रवाह क्षेत्र में बनी गहरी घाटियां। और अगला ऑप्शन आता है अर्धचंद्राकार बड़े बड़े बालू के टीले। तो दोस्तों बरखान किसे कहते हैं? बरखान का मतलब होता है अर्धचंद्राकार बड़े बड़े बालू के टीले हो जाते हैं, यानी चांद के आधा चांद, जिसको अर्धचंद्राकार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ नीचे बालू का स्तूप है जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। पहला आता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य क्या होता है? अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है वह क्या होता है? तो हवा की दिशा में समानांतर जो बनते हैं ना, यानी हवा की दिशा जिस तरफ हवा जाती है उसी तरफ बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है, जिसका उदाहरण आएगा सीप। ये उदाहरण भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला बालू का स्तूप आता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है जो हवा के दिशा में समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर बनता है दोस्तों। जो अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वह हवा की दिशा में समकोण पर यानी 90 डिग्री के कोण पर बनता है। अगला आता है बरखान। बरखान अभी मैंने आपको बताया कि अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को बरखान कहा जाता है। पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप, यह किसे कहते हैं? यानी कि जो बालों में लगाने वाली हेयर पिन आती है इसकी आकृति का होता है ये दोस्तों। अगला जो स्तूप आता है वह तारा स्तूप है, जिसे बहुभुजाकार स्तूपों का निर्माण है। तारे के जैसे समान आकृति में, नाम से ही पता चल रहा है कि तारा स्तूप यानी तारे की जैसी आकृति बन जाती है। नेबका किसे कहा जाता है? नेबका को कोपिस भी कहते हैं। एग्जाम में कोपिस भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो कोपिस किसे कहते हैं? जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, इसमें झाड़ियों के सारे रेत के निक्षेपण से बने स्तूपों को, यानी जो झाड़ी है, इस झाड़ी के पेड़ के सारे जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना, इसको स्तूप कहा जाता है। अगला आता है लूनेट या नवचंद्राकार। लूनेट या नवचंद्राकार, तो दोस्तों किसे कहते हैं नवचंद्राकार? तो यानी कि मरुस्थलीय जो झीलें हैं, मरुस्थलीय झीलों के किनारे पर जो रेत के निक्षेपण से नए चंद्रमा की आकृति का निर्माण होता है ना, उसे कहा जाता है दोस्तों। दुर्यन किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है दुर्यन क्या होता है? दुर्यन होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो पश्चिमी मरुस्थल है, जो हवा के साथ जो निरंतर जो स्थानांतरित होने वाली जो मिट्टी है उसको कहा जाता है दोस्तों दरियन। यानी एक जगह से उठकर दूसरी जगह चली जाए उसको दरियन कहते हैं, यानी एक जगह से उठा दूसरी जगह धरतियाँ। खड़ीन किसे कहा जाता है? खड़ीन है जो वर्षा जल को संग्रहण करने वाली एक विधि है जो जैसलमेर में है। जो पालीवाल जो ब्राह्मण जाति है इसके द्वारा ये
खड़ीन वर्षा है ना, जो वर्षा जल की एक संग्रहण विधि है जो जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी दोस्तों। दाढ़ या धाड़ किसे कहा जाता है, दाढ़ या धाड़ किसे कहते हैं, तो बालू के स्तूपों के किनारे पर गड्ढे नुमा जो क्षेत्र होता है ना, उसको कहा जाता है दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करवाएं।